हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्जाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मैं स्पेशली द हिंदू की न्यूज़ की डिस्कशन करता हूँ। और पिछले 3 महीने से मैं हेल्थ की वजह से और फिर एग्ज़ाम्स की वजह से मैं एबसेंट था, प्लेटफॉर्म से गायब था। पर हाँ, अब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और डेली वीडियोस अपलोड करूँगा, डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करूँगा और साथ ही साथ कोशिश करूँगा कि और भी कोर्सेज़ को ले आऊँ, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। और जैसे कि वो सीडीएस के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली और सीएपीएफ के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली मैं एक कोर्स डिज़ाइन करूँगा, जिसमें डेली हम कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए एग्जाम्पल स्पेशल होता है, जो और खासकर यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, वो चाहे कोई प्री या मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, एफकैट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। या फिर अगर किसी की एसएसबी भी आई है तो वो यहाँ से अपने पॉइंट्स, जीडी के पॉइंट्स, लेक्चरेट के पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकता है। साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कई सारे न्यूज़ ऐसी होती हैं, कई सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो भी यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना आप को तैयार कर सकते हैं। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 28 मई, तो आज की खबरों को हम देखते हैं कि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, पहली खबर है कि ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट टू द नेक्स्ट सेंसस। अभी हमारा जो सेंसस होने वाला था 2021 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से ये डिले हो गया। तो अब सरकार ने कहा ये सेंसस कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है, राइट। तो अब क्या है कि 2011 से 2021 हर 10 साल पे सेंसस होता है। तो 2011 में हमारे देश की परिस्थिति कुछ और थी, राइट। उस टाइम डिजिटलाइजेशन उतना नहीं था। उस टाइम लोग पैकेज्ड वाटर ड्रिंकिंग नहीं पीते थे, बहुत कम पीते थे। तो इस बार क्या किया गया है, 2021 में कई सारे डेटा नए इंक्लूड किए गए हैं, राइट, कि उसमें आप आंसर करेंगे सेंसस जब होगा उसमें। बट एक चीज इसमें यह है कि 6 रिलीजन हेडलाइंस की बात करें तो इसमें सिर्फ 6 रिलीजन का ही डेटा बनाया गया है, यानी कि 6 रिलीजन का ही बनाया गया है, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन, राइट। तो इन 6 रिलीजन का ही सेंसस होगा। बाकी अगर कोई और रिलीजन है, राइट, बाकी कोई और रिलीजन है तो उनका क्या होगा कि वो मैनुअली क्या होगे, एंटर किया जाएगा, मैनुअली टाइप किया जाएगा। इस बार क्या होगा कि फर्स्ट सेंसस ऐसा होगा जो फुल्ली डिजिटल है। इसमें जो हमारे सेंसस के कर्मचारी लगेंगे वो क्या करेंगे कि ऑनलाइन अब वो सबमिशन करेंगे, ऑनलाइन वो कोई पेपर वर्क नहीं करेंगे, सब चीज़ ऑनलाइन होने वाला है। पर इसमें समस्या ये आ रही है कि हमारे देश में सिर्फ 6 रिलीजन ही नहीं है, राइट। कई सारे और ऐसे रिलीजन है कि जो अपने आप को रिलीजन के तौर पे मानते हैं, जिसमें कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एक नेचर वर्शिप आदिवासीज हैं, जो कि सरना को एक ऐसा कह रहे हैं कि वो एक अलग रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाए। इनकी डिमांड है, बट ऐसा सरकार ने नहीं कहा है। साथ ही साथ कर्नाटका में भी, कर्नाटका के लिंगायत समूह, राइट, लिंगायत ग्रुप भी चाहता है कि हमारा जो भी हमारा, हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उससे एक अलग रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाए, बट ऐसा सरकार ने करने से मना कर दिया है। साथ ही साथ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बताया पैकेज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, माइग्रेशन के कारण, डिसेबिलिटी में कई सारे ब्रेन के इंक्लूडेड हैं, यानी कि आपको क्या परेशानी है, राइट। उसके बाद मेट्रो का भी जिक्र हुआ है, यानी कि आप दिन में या फिर हफ्ते में कितना मेट्रो रेल लाइन यूज करते हैं, कितना ट्रेवल टाइम करते हैं, राइट। और नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपने माइग्रेट किया है, तो आपने कहां से कहां माइग्रेट किया है। तो ये चीजें इस नए सेंसस में इंक्लूड की गई हैं, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। ये रहा सेंसस के बारे में कुछ जानकारी है। और जैसा कि हम बता दें कि 1872 में ये सेंसस अच्छे तरीके से लागू हुआ था।
राइट। तो ये है, आप देख सकते हैं। एनीवेज, हाँ, ये है सोवनियर सोस सेप्टर वाज गिवन टू माउंटबेटन। ये आजकल काफ़ी चल रहा है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको नए पार्लियामेंट में कल लगाया जाएगा। इनफैक्ट लगा दिया गया होगा 28 मई को, जब नए पार्लियामेंट के हमारे उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी साहब। तो इन्होंने ये जो सिंबल है, इसको कहाँ लगा दिया गया है? इसको लगा दिया गया है पार्लियामेंट के पीछे। आई मीन स्पीकर जहाँ बैठेगा, स्पीकर साहब हमारे जहाँ बैठेंगे, ओम बिरला साहब, उनके पीछे ये लगाया गया है सोवनियर। ये एक सिंबल है, ये एक ऐसा सिंबल है, इस पे बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रतीक होता है कि सत्ता का जो हस्तांतरण होता है, यानी कि सत्ता जो हस्तांतरित की जाती है अलग अलग लोगों को, तो वो इसको प्रतीक को मानते हैं। तो जब लास्ट टाइम माउंटबेटन थे, हमारे लास्ट जनरल थे, गवर्नर जनरल ब्रिटिश के, तो उनको ये मिला था, ठीक है। तो उनको ये मिला था, तो जब वो यहाँ से चले गए, तो इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस पे इन्होंने क्या किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट पीएम थे, उनको दे दिया गया था। क्योंकि हमारे जो पावर हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था किस पे? हमारे इंडिया को मिल गया था, हमारे पीएम साहब को। तो उन्होंने, माउंटबेटन ने इनको दिया था। उसके बाद अब ये कहाँ लगाया जाएगा? अब ये लगाया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में लगाया जाएगा। बेसिकली ये एक साउथ का ये कॉन्सेप्ट है, साउथ इंडियन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अधीना, राइट, अधीना कम्युनिटी के लोगों ने ये बनाया था, और ये बना के गिफ्ट दिया था, राइट, ये बना के गिफ्ट दिया था। तो ये ऐसे ही उसने फिर किसी को गिफ्ट दिया, फिर माउंटबेटन को लास्ट टाइम आया था, उसके बाद पीएम साहब को लास्ट टाइम मिला था, हमारे जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद अब ये कहाँ जाएगा? स्पीकर के जहां बैठेंगे उनके पीछे, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफी इंपॉर्टेंट है नेचर के हिसाब से और हमारे इंडिया के भी हिसाब से। और यहाँ पे हम समझेंगे कि दो क्लास होते हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास, राइट, एक कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा वर्किंग क्लास। ये हम सबको पता है, राइट। कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग क्लास यानी कि जो काम करते हैं, मजदूर, डेली वेजेस, या फिर जो कम ओनर हैं, हैव नॉट्स। अगर हम सोशियोलॉजी के टर्म में जाएं तो ये बुर्जुआज, राइट, बुर्जुआज कैपिटल, और ये हो जाएंगे प्रोलिटेरिएट, कार्ल मार्क्स की थियरी के अनुसार। तो यहाँ पे ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एक कंसर्न जारी किया है, इंडिया का कंसर्न है कि हमारा जो इंडिया है वो आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर इसे क्या किया जाता है कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो समस्या ये है कि अगर हम इसको आयरन को फिर मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, मशीन इंडस्ट्रीज में स्टील को भी बनाया जाता है, राइट। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमें क्या होता है कि ईंधन की जरूरत होती है, फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है, जैसे कि गैस की जरूरत होती है, राइट, कोयले की जरूरत होती है, तब इसे बनाया जाता है, राइट। तो इसको बनाने में जो कार्बन का फुटप्रिंट आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो CO2 निकलेगा ही निकलेगा, राइट। तो CO2 हमारे देश में निकला, हमारे देश से निकला, और ये स्टील बना के हमने कहां एक्सपोर्ट कर दिया? EU में, राइट, यूरोपियन यूनियन में। तो सरकार का कहना यह है कि हम अपने यहां तो बना रहे हैं, पर आप यहां मजे उठा रहे हैं, आपके नाम पे तो कोई बिल नहीं कट रही है CO2 की, जबकि बिल हमारे यहां कट रही है। अगर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अनुसार हमारी भी तो लिमिट है कि हम इतने से ज्यादा CO2 नहीं प्रोड्यूस करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार, राइट। हम इसमें मदद करेंगे, बट फायदा तो आप उठा रहे हैं। यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे हो गया EU, यूरोपियन यूनियन। वर्किंग क्लास कौन हो गया? इंडिया हो गया, राइट। तो सरकार का कहना यह है कि सरकार का यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से, इंपोर्टर से कहना यह है कि जो आप अभी इस पे टैक्स हमें 7% दे रहे हैं, 7% के आसपास दे रहे हैं, उस पे हमें 27% दीजिए, ताकि हम CO2 को कंपनसेट कर पाए अपने इंडिया में, राइट। तो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ये इंडिया में आए हैं, तो इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, और जो कार्बन टैक्सेस हैं उस पे हम भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे इन्होंने मीटिंग की है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ, भूपेंद्र यादव जी, उनके साथ मीटिंग की है।
और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे क्या बनता है और क्या होता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा कार्बन टैक्स, यानी कि कार्बन टैक्स वो टैक्स होता है जो कि कार्बन पे प्रोड्यूस किया किसी ओर को, यानी कि स्टील को, आयरन को, एल्युमिनियम को बनाने में जो CO2 प्रोड्यूस होता है उस पे लगे टैक्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बन टैक्स बोलते हैं, राइट। और ये कार्बन टैक्स हम क्या कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन से बढ़ाने को बोल रहे हैं, जो कि अभी 7% है। हम चाह रहे हैं कि हमें ये 27% मिले, ताकि हम कार्बन के जो फुटप्रिंट है उसको हम कंपनसेट कर पाएं। ठीक है, तो ये थी तीसरी खबर। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी हमारे नेपाल से खबर आ रही है कि इंडिया के जो नेपाल के जो PM अभी दिसंबर में बने थे, प्रचंडा साहब, पुष्प कमल दहल प्रचंडा इनका नाम है, तो वो शायद इंडिया आए 4 दिन की विजिट पे। और ये अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर ऐसा माना जा रहा है कि उनकी विजिट 31 तारीख से होगी, 4 दिन की, और जिसमें वो कई सारे वाटर ट्रीटी और एनर्जी के पैक्ट साइन कर पाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा अगर इंडिया है, राइट, इंडिया का ये, और ये नेपाल है, तो जो भी ये नेपाल किससे घिरा हुआ है, ये नेपाल हिमालय से है, राइट। यहाँ से क्या होती है कि बहुत सारी रिवर्स आती हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे साथ जो नेपाल के रिलेशन है कभी कभी खटास पैदा कर देते हैं, किसकी वजह से, रिवर की वजह से। इंडिया चाहता है कि हम पानी का यूज करें बहुत ज्यादा, नेपाल चाहता है कि नहीं, आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, नेपाल में डैम बनाइए, नेपाल में मल्टीपर्पज रिजर्वायर बनाइए, और फिर आप उसे हमें भी दीजिए, फिर अपने भी ले जाइए। तो वो बेसिकली ये चाहता है नेपाल कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट पे हमारा इंडिया साथ दे, वो भी एनर्जी के मामले में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, या फिर डैम के मामले में। तो बहुत सारी रिवर्स आती हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ डिस्प्यूट चलता है, कई सारी रिवर्स पे डिस्प्यूट चलता है। हमारे कोसी रिवर है जो कि सोरो ऑफ बिहार है, वो बिहार यहीं से निकलती है, नेपाल से ही निकलती है। और भी रिवर्स है, येती, राइट, इस पे भी डिस्प्यूट चलते हैं हमारे। तो अब प्रचंडा साहब आएंगे, देखेंगे कि क्या 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 साइन हुए हैं और कौन कौन से वाटर ट्रीटी पे साइन हुआ है। और क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा इनफैक्ट देखा भी गया है कि जो प्रचंडा साहब की गवर्नमेंट है वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है, राइट, चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। बट फरवरी में क्या हुआ, फरवरी मार्च के अप्रैल के महीने में क्या हुआ कि जो प्रचंडा साहब की पार्टी को जो भी कोलिशन था उसमें फूट पड़ गई, और कई सारे मेंबर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अपने अलाइड को बाहर, अलायंस से बाहर हो गए। तो अब देखने वाली बात है कि इनका जो रवैया होता है, इनका जो पर्सपेक्टिव होता है, इनका परसेप्शन होता है, वो किस तरह से होता है, राइट, इंडिया को लेके। यानी कि इंडिया में अगर आएंगे और अच्छे तरह से इन्होंने सॉल्व कर दिया, हमारे अच्छी तरीके से इन्होंने एनर्जी पैक्ट पे या फिर वाटर ट्रीटी पे जो भी है साइन हो गए, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने चाइना का साथ छोड़ दिया है, राइट, चाइना से वो खफा हो गए हैं। तो अब इंडिया ही उनका सदर्न अलायंस नेवर है। खैर, तो ये है, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में प्रचंडा साहब आते हैं कि नहीं आते हैं। बट इंडियन काठमांडू टाइम्स के हिसाब से ये आने वाले हैं, और वहाँ के एक मिनिस्टर ने ये जानकारी दी है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है इंडस वाटर ट्रीटी, राइट, सेंटर एडवाइजेस J&K टू स्केल अप एफर्ट्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन। इंडस वाटर ट्रीटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी ये ट्रीटी, राइट। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में साइन हुई थी, जिसमें कि 3 रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर को जो वेस्ट में बहती हैं वो उनको दे दिया गया था पाकिस्तान को, राइट, इंडस, चेनाब और झेलम को। और जो हमारी तरफ नदियां बहती हैं, ब्यास, रावी और सतलज को, वो हमारे यहाँ दे दिया गया था। तो वो बेसिकली वो जो मेजर रिवर है वो मेजरली J&K से ही बहती हैं, राइट, J&K से ये बहती हैं। तो J&K की गवर्नमेंट को सरकार ने ये कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो यहाँ पे रिवर्स बह रही हैं इनका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से करिए, जिससे क्या होगा कि जो J&K है उसमें
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारी सहायता मिलेगी और डेवलपमेंट होगा एट JNK का, जिससे कि एनर्जी के लिए हमें, एनर्जी के लिए, राइट, एनर्जी के लिए और इरिगेशन के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन करिए, राइट। तो कई सारी बैठकें हुई हैं और बैठकों में इनको बताया गया है, जिसमें LG साहब भी बैठे हैं, मनोज सिन्हा, JNK के, एक यूटी है। तो सरकार ने कहा है कि अब सरकार का जोर ये है कि JNK में इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि आउटपुट हमें ज़्यादा मिले, इनपुट कम रहे, आउटपुट हमें ज़्यादा मिले, कम पानी में हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, वो चाहे एनर्जी के लिए हो, डैम्स के लिए हो, रिजर्वायर के लिए हो, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हो, राइट। तो अब देखने वाली बात होती है कि किस तरह से सरकार वहाँ की पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी मेकर किस प्रकार से इसमें मदद करते हैं, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये, आप इंडस ट्रीटी को देख सकते हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 रिवर्स मेनली ये किसको दी गई हैं? ये पाकिस्तान को दी गई हैं। और रावी, ब्यास और सतलज, ये ट्रीटी की ये इस हिस्से का पानी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। कुछ परसेंटेज में हम इसे भी यूज करते हैं, राइट। और was signed on September 1960 between India and Pakistan had a representative World Bank after 8 years of negotiation। 8 साल का नेगोशिएशन चला था, उसके बाद यहाँ पे कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया कट अक्रॉस इंडस रिवर बेसिन विच हैज इंडस रिवर प्लस हैज 15 ट्रिब्यूटरीज, 15 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं, राइट। और वेस्टर्न रिवर है, और ये ईस्टर्न रिवर हमारे कब्जे में है, यानी कि सतलज, ब्यास, रावी, और वेस्टर्न रिवर झेलम, चेनाब और इंडस। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे स्पेस मिशन के लिए जो भी गगनयान के लिए, गगनयान जो 2024 में भेजा जाएगा स्पेस में, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और नेवी, इसरो ने ट्रेनिंग प्लान रिलीज की, जो ट्रेनिंग प्लान है उसका प्लान भेजा है, यानी कि रिलीज किया है नेवी और इसरो मिलके। और ये प्लानिंग कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है कोची में, ये हो रही है कोची में, INS गरुड़ा में, INS गरुड़ा में। जिसमें क्या है कि इसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर स्पेस मिशन से जो गगनयान से जो लैंड करेंगे लोग, तो वो समुंदर में ही उनको रखा जाता है, राइट, समुंदर में गिरेंगे, राइट। तो समुंदर से निकलने के लिए, राइट, समुंदर से निकलने के लिए इनका जो इवैक्यूएशन प्लान है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। जो भी क्रू मेंबर्स हैं गगनयान में जाने वाले हैं, उनकी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। खैर, इसमें नेवी के मार्कोस कमांडोज भी यहाँ पे आए थे, मार्कोस कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं, कई सारे टेक्नीशियंस हिस्सा ले रहे हैं, कई सारे कम्युनिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें ज़रूरी की हैं, जो चीज़ें ज़रूरी की हैं, जो सहायता करने वाले हैं स्पेस मिशन में, हमारे गगनयान के मिशन में, वो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, राइट। खैर, यह है गगन मिशन, हमारा इंडिया का पहला मैन्ड फ्लाइट मिशन है ये। और इसको होप कर रहा है कि ये बड़े रॉकेट में किया जाएगा, और ये आने वाले अगले साल में 2024 के 4th क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में ये स्पेस में भेजा जाएगा। और ऐसा करने वाला इंडिया भी हो जाएगा 4th कंट्री, रशिया, US, चाइना के बाद, कि ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा, राइट। तो ये बात है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि मद्रास के और बॉम्बे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, यानी कि नए अपॉइंट हुए हैं। तो जो मद्रास के जो चीफ जस्टिस थे वो बनाए गए हैं बॉम्बे के, यानी कि ये एक्सचेंज हुए हैं, राइट। तो इस टाइम पे जो मद्रास के बन के आए हैं वो है संजय वी गंगापुर वाला, राइट। और जो बॉम्बे के बनाए गए हैं वो है रमेश डी धानुका। तो ये अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कॉलेजियम सिस्टम में इनको अप्रूवल दे दिया था अप्रैल में। और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो विक्रम अग्रवाल आई थिंक करके बने, बघेल, राइट।
ये जयराम अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे नए लॉ मिनिस्टर बने हैं किरण रिजिजू के बाद, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कोलिजियम ने ये कर दिया है। बहरहाल अगर हम संजय वी गंगापुर वाला को देखें तो इनका जो टेन्योर होने वाला है काफ़ी कम है, क्योंकि ये 30 मई को रिटायर भी हो जाएंगे, राइट। तो इनका कार्यकाल 3-4 दिनों का है। खैर, ये रहा जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं चीफ जस्टिस के मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट के। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी हिल स्टेशन का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आ जाना काफी चिंताजनक की बात है। और चिंताजनक की बात यह है कि हमने हिल स्टेशन को भी नहीं छोड़ा बर्बाद करने के, पॉल्यूट करने में। वही है दार्जिलिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईस्टर्न हिल स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। एक स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में दार्जिलिंग शामिल होने वाला है। बस जल्दी, अब जैसे रिपोर्ट जारी होगी, अब जैसे ही सरकार कह दे तो अब ये हो जाएगा। बट स्टडी में ये हो गया है कि पॉल्यूट बहुत हो गई है। ये अभी के तौर पे अगर हम देखें तो कोलकाता है, बहुत पॉल्यूटेड सिटी है। दुर्गापुर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर आसनसोल है, बैरकपुर है, और भी 2-3 है, राइट, और भी 2-3 है। तो इनके बाद नंबर आएगा दार्जिलिंग का, राइट, दार्जिलिंग का नंबर आएगा। और इसका मेन अगर हम देखें, अगर रीजन देखें तो यहाँ पे टूरिज्म, यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है, राइट, यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है। उसके बाद जो भी यहाँ से पॉल्यूशन जाता है वो हवा में उड़ता है, राइट। और ये जो ब्लॉकेज दार्जिलिंग है वो एक तरह से टापू पे टाइप के है, राइट। वो हर एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है ये यहीं पे आके रुक जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हिल स्टेशन पे यहाँ पे जाने से बचें, बट खैर हमें क्या करना। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं रोज के रोज अब वीडियोस बनाऊंगा, राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और भी वीडियोस अपलोड किए जाएं, राइट। एनीवेज, थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।